2027 में फिर एमसीडी के चुनाव आ रहे, एक एक वार्ड में कम से कम महिलाओं की अलग कमेटियां हो, बिजली आंदोलन के लिए अलग कमेटियां हो, शिक्षा की अलग कमेटियां हो, ये सारी कमेटियां फिर हर हफ्ते, ये मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, कृष्णा ठाकुर भाई साहब ने, और अनीता जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और मेरे इन सब भाइयों को, उमेश जी को, और सारे जितने भी भाई हैं, ये बहुत अच्छा अवसर मुझे दिया मेरा दर्द बयां करने का, क्योंकि कुंभ की घटनाएं देख देख के आप देख रहे हैं मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जानों की बलि चढ़ाई है इन दुष्टों ने, आप देख रहे हैं किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, 30-30 घंटे जाम में लोग फंसे हुए हैं, किस बात का 30,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ इन्होंने कुंभ पर खर्चा है। इससे अच्छा तो तुम कह देते अपने नदी गंदे नालों में डुबकी लगा लो, वहां पर गंदगी में जाकर ये लोग मर रहे हैं। तो साथियों क्षमा करना, मैं भावुक हो गई, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, देश के हालात ही बद से बदतर होते जा रहे हैं, हम सबको सड़क पर आना ही पड़ेगा, चाहे कोई पंकज बने, संकज बने, महेंद्र यादव बने, कोई बने, लेकिन जनता की मुक्ति नहीं है, जनता की मुक्ति खुद की लड़ाई लड़ने में है, खुद लड़िए, बाहर निकलिए घरों से, इनके टुकड़ों पर मत पलिए, शराब और पैसे लेके वोट लेकर आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला, लड़िए और लड़कर अपने अधिकार प्राप्त कीजिए। बताइए सर। अनिता जी, जो चुनाव हुआ ना बिल्कुल अलग ही हुआ जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना बिल्कुल इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में छल कपट करके और इन लोगों ने चुनाव जीता है। अच्छा। इतने भी ईवीएम मशीन आए, सारे में एरर आ रहा था, उसमें मैंने खराबी आ रही थी बहुत। आपने देखा? बिल्कुल देखा, मैं काउंटिंग में था, अंदर था। ठीक है, अंदर था मैं मैम। और बता रहा हूँ कि अभी जो चुनाव में जितने हमारे बहुत से प्रत्याशी जो चुनाव लड़े हैं, 13 कैंडिडेट लड़े हैं, उसमें से जो चुनाव आयोग जो था भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दे रहा था और किसी भी प्रत्याशी का साथ नहीं दे रहा था। कहते कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, लेकिन मैं कहता ईवीएम मशीन में तो है, साथ साथ चुनाव आयोग पूरा का पूरा गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, चुनाव आयोग ने ऐसा लगा कि चुनाव आयोग को ने जो है बीजेपी को गोद ले रखा या बीजेपी ने चुनाव आयोग को गोद ले रखा, दोनों मिली भगत एक थी। सिर्फ 2 ही पार्टियों को पहचानते थे प्रशासनिक। अगर आप गेट पे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कहा जाता था कि आप कौन सी पार्टी से हो, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक आम आदमी और बीजेपी सिर्फ इसी को प्रशासनिक पहचानते। तो मैं चुनाव आयोग से यही कहूँगा कि पहले अगर कभी भी चुनाव लड़ाते हैं तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जरूरी था यहाँ आके बोलना? वो देश के प्रधानमंत्री जितना बीजेपी के लिए है उतना हमारे लिए भी, क्या हमारे लिए भी प्रधानमंत्री जी कुछ बोले हैं? कुछ भी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी को भी शर्म आना चाहिए कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए भी मैं 2 लाइन बोलूं, नहीं बोलेंगे, वो अपने लिए बोलेंगे। और जो जीती है, जो भी पार्टी पैसे के बदौलत जीती है यहाँ। तो आपको लगता है कि ना जो बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, ये भेदभाव सब पैसे बांटी है? मुझे भी मिला है पैसा। अच्छा, आपको कितना? हमारी भी फैमिली में पैसा मिला है। अच्छा। महिला लोगों को 500-500 रुपया सारी पार्टी वाले आके दे के गए हैं पैसा। तो और पैसा से जीत जाना, ये इसको कोई जीत थोड़ी ना कहते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। ना पक्ष की ना विपक्ष की, बात करें सच की। साथियों, अभी हम बुद्ध वाटिका में एकत्रित हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि विकासपुरी विधानसभा से अलग अलग प्रत्याशी के रूप में जो खड़े थे इलेक्शन में, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी और बातचीत भी करेंगे उनसे। आप लोगों को बता दूं कि ये चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं, गुस्सा हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि इन लोगों के मन में क्या है, अपना पक्ष रखना चाहते हैं आज चैनल के माध्यम से। चलिए आइए, उनका मैं नाम बता देती हूँ। मैं सबसे पहले उमेश चौहान जी आजाद समाज पार्टी से हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। कृष्णा ठाकुर जी बहुजन समाज पार्टी से हैं। शारदा दीक्षित सोशलिस्ट यूनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया से। राजू रिछारिया राष्ट्रवादी पार्टी से। प्रेम पाल जी राष्ट्र जनशक्ति पार्टी से। रंजीत कुमार जी राष्ट्रीय मानव पार्टी से। हीरालाल शाह जी इंडिपेंडेंट हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, ये क्या पक्ष रखना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, क्या कुछ गुस्सा है, क्या कुछ मन में है। चलिए आइए इनसे ही जानते हैं, ज्यादा ना टाइम लेकर। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, माइक ले लीजिए आप, ये बताइए सर। अनिता जी, जो चुनाव हुआ ना बिल्कुल अलग ही हुआ जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना बिल्कुल इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में छल कपट करके और इन लोगों ने चुनाव जीता है।
अच्छा। इनके साथ चुनाव आयोग भी साथ में था। अभी ईवीएम भी हैंग करवाया गया। उसके बाद जितने भी ईवीएम मशीन आए सारे में एरर आ रहा था, उसमें मैंने खराबी आ रही थी बहुत तरह की। आपने देखा? बिल्कुल देखा, मैं काउंटिंग में था, अंदर था। ठीक है। अंदर था मैं मैम। और बता रहा हूँ कि अभी जो चुनाव में जितने हमारे बहुत से प्रत्याशी जो चुनाव लड़े हैं, 13 कैंडिडेट लड़े हैं, उसमें से जो चुनाव आयोग जो था भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दे रहा था और किसी भी प्रत्याशी का साथ नहीं दे रहा था। कहीं उनका पेपर फाड़ दिया जाता था, कहीं उनका चुनाव सामग्री ले लिया जाता था, कहीं उनके ऑफिस से उनका वोट फरवा दिया जाता था। और रात को मेरे पास भी कितने बार वो चुनाव आयोग वाला आके बोले कि भाई आपके वहाँ पे दारू उतरा है, ये उतरा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा मैं चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे काम ही नहीं करते। और बात बता रहा हूँ, इस बार जो हुआ है पूरा लोकतंत्र की हत्या हुई है। इन लोगों ने जबरदस्ती चुनाव जीता है। और अभी कुछ दिन पहले परवेश वर्मा जी पैसे बांट रहे थे, पता चला प्रशासन कुछ नहीं किया। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस बार जो भी चुनाव कराया गया है बिल्कुल सारा मैंने छल कपट करके और चुनाव जीता गया है, यही मेरा कहना है। तो आपको लगता है कि ना बीजेपी जो आई है जी। तो ये उनका प्लान था, ऐसा कुछ था? बिल्कुल इनका प्लान था। चुनाव आयोग को पूरा चुनाव आयोग कहीं साथ ही नहीं दिया। चुनाव आयोग ने तो पूरा खाली बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के साथ ही नहीं थी। इस बार ऐसे पूरा दिल्ली में मोमेंट था और सब लोग यही बात कह रहे हैं। तो आगे की प्लानिंग क्या है? जो ईवीएम मशीन को लेकर आप बोल रहे हैं कि ना बस गड़बड़ करी गई है। देखिए हम लोग सारे साथ जितने कैंडिडेट आज हम लोग बैठक किए हैं, इस मामले पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आगे और बात रहेगी विकासपुरी की जनता की, तो हम लोग सब लोग मिल के जनता का सेवा करेंगे, मदद करेंगे। जहाँ कोई जनता कहीं काम उसका दिक्कत होगा, परेशानी होगा, उसमें हम लोग सब लोग मिलकर उसका काम निवारण करेंगे। हाँ, निवारण करेंगे। ओके जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं उमेश चौहान आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी था जी। और इस इलेक्शन में मैं भी था। क्षेत्र की जनता जैसे जानती है। मेरा सवाल और जो है इसमें जो दिक्कतें आई वो चुनाव आयोग को लेके आई है। हमने इससे पहले मैंने यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा 2024 में, 22 में एमसीडी इलेक्शन लड़ा जी। वो तब से मैं देखता आ रहा हूँ जो जितनी हम मेहनत करते, लोगों के घर घर जाके वोट मांगते, कम से कम उतने वोट मिलने चाहिए। बात वोट की नहीं है। अगर कोई प्रतियोगिता हो रही है, जो उस प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं वही फ्रॉड है, तो किस पे हम भरोसा करेंगे? तो वो बात आती है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने परेशान किया, सिर्फ परेशान किया कि कैसे ना कैसे हम चुनाव लड़ ना पाए। एक परमिशन को लेकर इन्होंने परेशान किया। जो बड़ी पार्टी थी उनको परमिशन जल्दी मिलती थी, हमें देर से मिलती थी। और मैं दूसरी बात ये कहूँ, हम कहते कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, लेकिन मैं कहता ईवीएम मशीन में तो है, साथ साथ चुनाव आयोग पूरा का पूरा गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, चुनाव आयोग ने ऐसा लगा कि चुनाव आयोग को ने जो है बीजेपी को गोद ले रखा या बीजेपी ने चुनाव आयोग को गोद ले रखा। दोनों मिली भगत एक थी। उनका शुरू से ही रवैया था। अभी लोकसभा में 7 सीटें आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 आदमी आपके पड़ोसिया घर में 2 मेंबर रह रहे हो, एक ही सपना देख ले? तो दिल्ली की जनता ने 7 विधानसभा और लोकसभा में कैसे एक सपना देख लिया कि बीजेपी को जिताएंगे? तो ऐसे ही 48 सीटों पे जो बीजेपी की सरकार बनी है, ये नहीं हो सकता कि इतने लाखों लोग एक ही सपना देख लें। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी इसमें। पूरा चुनाव आयोग करप्ट था इसमें। लोकतंत्र की हत्या हुई है इसके अंदर। हमें परेशान किया, प्रत्येक प्रत्याशी को परेशान किया। तो जनता ने वोट नहीं दिए, इसका मतलब नहीं, मर्जी से जनता ने वोट दिए हैं। जनता दोनों पार्टियों से नाराज थी। हम फील्ड में थे, लोगों के पास जाते थे। आम आदमी पार्टी के काम से तो नाराज थी, लेकिन बीजेपी को भी पसंद नहीं करती थी। बताइए, बीजेपी की ना लहर थी तब भी ये कैसे जीत गए लोग? तो इसमें क्या लगता है आपको, जब लहर ही नहीं थी तो? मुझे लगता है ये सब मिली भगत से थे। चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है, इनकी हाल देखो, मशीन पूरी मनीष जो इसके जो उनका सिस्टम है, जो इसके अंदर जो इनकी जो मशीनें हैं, ईवीएम जो मशीनें, ऐसा लगता है कि ये जो मशीनें जिसमें वोट डले हैं और जो वहाँ पे काउंटिंग हुई है, वो जो वोट डले हैं यहाँ पे वो अलग थी और जो वहाँ पे काउंटिंग हुई वो अलग थी। उनका जो परिणाम पहले से सेट वाली मशीनें वहाँ पे लगाई गई है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। हमने जितना प्रचार किया, कम से कम हम नहीं जीत रहे थे, लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक वोट तो पड़ते सबको। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी थॉट क्या कहती है कि मतलब ईवीएम मशीन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए फिर? नहीं, मेरा ये बस कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, एक पक्ष में वोटिंग हुई है, वो है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अच्छा। बस ये क्या। नमस्कार सर।
नमस्कार, मैं रंजीत कुमार राष्ट्रीय मानव पार्टी का प्रत्याशी था विकासपुरी विधानसभा से। मैं एनएस न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुहिम को उठाने के लिए हम जितने भी प्रत्याशी विकासपुरी विधानसभा में जो चुनाव लड़ा है वो हम लोग एकत्रित होकर और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले बात है कि मैं चुनाव आयोग से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप लोग ना अपने जितने भी प्रशासनिक लोग हैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच में जाकर ये बताना चाहिए कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 2 ही पार्टियों को पहचानते थे प्रशासनिक। अगर आप गेट पे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो कहा जाता था कि आप कौन सी पार्टी से हो, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक आम आदमी और बीजेपी सिर्फ इसी को प्रशासनिक पहचानते। तो मैं चुनाव आयोग से यही कहूँगा कि पहले अगर कभी भी चुनाव लड़ाते हैं तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरा, हरियाणा में 48 सीटें बीजेपी को, 5 तारीख का चुनाव 8 तारीख को घोषित, दिल्ली में भी वही दोहराया गया, 5 तारीख को चुनाव 8 तारीख को घोषित, 48 सीटें 48 सीट्स। ये तो कुछ खेला लग रहा है। तो निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ये निष्पक्ष नहीं होगा, अगर हम लोग, हो सकता है हम चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे कि सर हम लोग एक छोटी पार्टी है तो क्या हो गया, बराबर का अधिकार तो मिलना चाहिए ना। ये लोग बराबर का अधिकार हमें देते नहीं है। तो चुनाव आयोग से यही बात करना है कि जितने भी प्रशासनिक आप बैठाते हैं, बाहर बैठाते हैं, इनको मोबाइल अलाउ था बड़ी पार्टियों को। अच्छा। हम लोग को मोबाइल भी अलाउ नहीं था। एक के साथ, हाँ, मैं गया था वहाँ पे, मुझे बोला आप अकेला ही जा सकते हैं, आपके साथ जो है नहीं जा सकता अंदर। अच्छा। और मोबाइल आप बाहर रखिए। ऐसा भेदभाव? हाँ, जिससे आप बात करना आप बात कीजिए। दूसरा, हमारा परमिशन नहीं मिल पा रहा था, हमारा परमिशन रिजेक्ट किया जा रहा था। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख कोई भी परमिशन नहीं था। मेरा परमिशन बहुत सारे ऐसा जो डेट था जो हम परमिशन के बिना हम काम नहीं कर पाए। हम लोग डरते थे। एक सामाजिक आदमी, एक न्यायिक आदमी और ईमानदार आदमी होने के नाते हम लोग डरते थे कि नहीं, यहाँ मैडम भी जानती है, हम इनको बोलते थे कि मैम आज हमें परमिशन नहीं मिला, हम चुनाव नहीं, हम प्रचार नहीं करेंगे। हो सकता है हमें जेल में डाल देता, हो सकता है हमारी रिक्शा को पकड़ लेता। तो ये डर क्यों आपको सर? डर इसलिए कि देखिए, समाज में ईमानदार जो आदमी होगा ना, साफ छवि का लोग होगा, उसको डर लगेगा। इसलिए डर लगेगा कि वो जानता है कि हम गलत करेंगे ना तो एक मैसेज आएगा। हमारे पास दारू बांटने के लिए पैसे नहीं था, नोट बांटने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। हम तो जनता के बीच में अपनी आवाज उठाने के लिए गए थे। आप तो सच के लिए लड़ रहे थे। तो सच के लिए लड़ रहे हैं ना। तो डरने की क्या जरूरत? डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आज का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो लोग, बहुत सारे ऐसे आपराधिक लोग ऐसी तरह का आ गए हैं ना जो सही को गलत करने में साबित करके लगे हुए हैं। आप ही अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि हर जगह पैसे बांटा जा रहा था। ये चुनाव पैसे का खेल कर दिया गया था। कितने दारू बंटे। तो आपको ये ठीक नहीं लगा? मतलब ये अबे बताइए, चुनाव आयोग ने एक मिनिमम राशि घोषित किया गया कि इसमें आपको चुनाव लड़ना है, तो आप पैसे कैसे बांट रहे हैं? 50 करोड़ का आप टिकट लेकर आ रहे हैं, 50 करोड़ का टिकट लेकर आ रहे हैं, आप जनता के बीच में क्या जाएंगे? 100 करोड़ निकालेंगे ना, जनता का तो कोई काम ही नहीं कराएंगे। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके बीच में रहता है, उसको आप थप्पड़ मारिए, धक्के मार के उतार दीजिए। क्या ऐसे बाहुबली और पैसे वालों को आप धक्के मार सकते हैं क्या? इनको उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके बीच में आपकी आवाज उठाता हो। तो हम यही चुनाव आयोग से भी अपील करना, जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बीच में अपने लोगों को चुनिए। तो बीजेपी जो सरकार आई है तो इस चीज को लेकर कैसे आप देखेंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, काम किसी को नहीं करना है। ये मैं दावे के साथ आपकी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, काम कोई नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं करेगा, इनको दिख रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना, इन्होंने मार्केटिंग किया है कि मार्केटिंग में जो पैसा लगाया है वो पैसा कैसे निकलेगा। वो कभी रोड नहीं देखने आएगा कि रोड कैसा बन रहा है, उसमें क्वालिटी क्या लग रहा है, कोई नहीं देखने आएगा किसी भी टाइप का। पानी गंदा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना पैसा निकालना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि यह है जनता के बीच में हम यही बात उठाएंगे। और चुनाव जो आयोग को है, हो सकता है हम लोग जाएंगे भी सारे लोग मिलके, और हम जो भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा है, हम लोग सारे मिलके जनता की कामों को हम कराएंगे। कैसे कराएंगे हम लोग सारे लोगों को पता है, किस माध्यम से कराएंगे, और कराएंगे जरूर। ठीक है, और जनता के बीच में रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेमपाल सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से ऐसे। हमें समय बहुत कम दिया गया। चुनाव आयोग ने जो समय टाइमलाइन होती है बड़ी पार्टियों के लिए तो बहुत समय दिया गया। पहले से उन्होंने प्रचार शुरू करा नेशनल पार्टियों ने। बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो समय के अभाव से ना अपना प्रचार कर पाई सही से, ना कुछ भी कर पाई, ना डोर टू डोर कैंपेन भी कर पाई। रही परमिशन की बात, परमिशन लेने में ही उनको समय लग गया, काफी समय। इसलिए हम चुनाव आयोग से
वो कहेंगे कि जी जो टाइमलाइन उन बड़ी पार्टियों को दी जाती है वही टाइमलाइन हमारे लिए भी होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग ने जो काम किए हैं, आपको लगता है कि वो सही तरीके से अपना जो फर्ज है वो नहीं निभाया? मैम ऐसा है ना, ये नॉमिनेशन के बाद में हमें टाइम मिलता है, जबकि बड़ी पार्टियों को पहले से टाइम मिल जाता है उसके लिए, प्रचार के लिए। हम नॉमिनेशन करने के बाद में डीएम के पास, इसके पास, उसके पास जाके अपना समय लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रचार का समय नहीं मिलता। जी जी। बहुत कम समय में हमें ये देखना पड़ता है कि हम अपने नागरिकों से कहाँ मिल सके। तो आपको वो क्या भी लगता है समस्या कि जो बीजेपी सरकार आई है, हाँ जी, उस चीज को कैसे आप कहेंगे, क्या पक्ष रखेंगे इस चीज को लेकर आप? मैम उनके लिए टाइम समय भी काफ़ी था और उनके लिए काफ़ी छूटें थी। हर एक चीज़ के लिए छूट थी, रैलियों के लिए, सबके लिए, और उनके लिए, और जो भी था कार्य वो कर सकते थे। ठीक है ना, मगर छोटी पार्टियां उस चीज़ को नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो ईवीएम में गड़बड़ है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं मैडम, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राजू रिछारिया, राष्ट्रवादी पार्टी से। हमारा जो समझ में और जो हमारे विचार है, हमारे विचार यही है कि जो चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या करी है। क्योंकि कोई भी पार्टी थी, जितनी भी मजबूत पार्टियां थी, दो पार्टियां, एक बीजेपी और एक झाड़ू साहब, आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों के लिए जितने भी उनके उम्मीदवार थे, उनको सब चीज़ों की आज़ादी थी, परमिशन की बहुत मिल जाती थी उन्हें तत्काल में, हर चीज़ की। हम लोगों को परमिशन तक नहीं मिल रही थी। परमिशन के लिए हम 4 दिन कम से कम भटके, वो भी 28 घंटे बाद फिर परमिशन आती थी, तो परमिशन नहीं मिल रही थी हमें कोई चीज़ की। अगर आप बाइक भी चला रहे तो परमिशन ले लो जी, रिक्शा चलाना है तो परमिशन लो जी, और वो भी ये नहीं कि तत्काल में चलो जी किसी के जाके तत्काल ही परमिशन मिल जाए, नहीं, 28 घंटे बाद परमिशन देते थे वो। तो जो भी है, बीजेपी ने मान लो आने के लिए भ्रष्टाचार करा है। मतलब बीजेपी जब आई तो आपको पता था कि बीजेपी आने वाली है या फिर आम आदमी? जी, हमें नहीं पता था। हाँ। लेकिन उनके कैंडिडेटों को पता था। अच्छा। उनके कैंडिडेटों को पता था, जब एटीएम खुलता था तो उनको ये पता था कि इसमें से 500 वोट हमारे निकलेंगे जी। उनको एक कहाँ से पता लगा कि हमारे 500 वोट हैं, वो निकलते भी 500 ही थे। तो और भी कैंडिडेट थे जो सारे, अब जैसे हम थे, हमें नहीं पता था कि हमारे वोट इसमें कितने हैं जी। उनको कैसे पता है कि कैंडिडेटों को? दोनों पार्टियों ने, चाहे आम आदमी हो गई चाहे वो बीजेपी हो हाँ गई, जी, हाँ जी, दोनों पार्टियों ने कॉन्फिडेंस होके कहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन जीते बीजेपी गई। तो बीजेपी को आपने ये तो देखा ही है जी कि पूरी दिल्ली में दारू हर गली में बांटी गई है, पैसा बांटा गया, तो इसका क्या है? भ्रष्टाचार। फिर भी तो वो हार गई ना। है जी, फिर भी तो वो हार गई आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी ने जी ज्यादा बांटा पैसा। अच्छा, खुला पैसा बटा है। पैसे की वजह से हुआ है जी, पैसे की वजह से, वोट की वजह से नहीं जी। हुआ। अब जैसे आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी कि 21,000 रुपया देंगे हम, और बीजेपी ने तत्काल ही में 2100 रुपया देना औरतों को शुरू कर दिया, पैकेट में डाल के। अच्छा, 2100 रुपया डाल के पैकेट दे रहे थे सबको। उनमें भी बीजेपी का वो भी लगा हुआ था, उनमें अपने प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी, और जितने भी उनके वो हैं सारण की थी, वो जो उम्मीदवार था उसकी भी लगी तो हुई आपको थी। लग रहा है कि ना जो वोट लिए गए हैं तो पैसे देकर वोट लिए गए जी हैं। जी, भ्रष्टाचार हुआ है जी, लोकतंत्र की हत्या हुई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मैम आपके चैनल से कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ है ये मजाक हुआ है, चुनाव हुआ ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम निर्दलीय उम्मीदवार थे। हम जब चुनाव आयोग के पास गए कि मुझे आप वो दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए, तो बोलते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते। पहला गलती यहाँ हुआ कि मुझे वोटर लिस्ट नहीं दिया गया। क्या बड़ी पार्टी ही देश को चलाएगी? और
बड़ी पार्टी के लिए बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, कभी भी किसी के भी पक्ष में किसी को बोलना नहीं है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जरूरी था यहाँ आके बोलना? वो देश के प्रधानमंत्री जितना बीजेपी के लिए है उतना हमारे लिए भी। क्या हमारे लिए भी प्रधानमंत्री जी कुछ बोले हैं? कुछ भी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी को भी शर्म आना चाहिए कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए भी मैं 2 लाइन बोलूं। नहीं बोलेंगे, वो अपने लिए बोलेंगे। और जो जीती है जो भी पार्टी, पैसे के बदौलत जीती है यहाँ। तो आपको लगता है कि ना जो बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, ये भेदभाव सब पैसे बांटी है। मुझे भी मिला है पैसा। अच्छा, आपको कितना? हमारी भी फैमिली में पैसा मिला है। अच्छा। महिला लोगों को 500-500 रुपया सारे पार्टी वाले आके दे के गए हैं पैसा। तो और पैसा से जीत जाना, ये इसको कोई जीत थोड़ी ना कहते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ये लोग। सर, लोग जैसे जिता रहे हैं वैसे लोग अपना सिस्टम कर रहे हैं। ये ना ये मतलब? बरगला रहे हैं। अच्छा। ये बरगला रहे हैं। ये बड़ी बड़ी पार्टी जो है ना, ये चाहती है कि ये बंधुआ मजदूर की तरह पब्लिक रहे। पैसे बांटना ये कोई कलाकारी थोड़ी ना, पैसा बांट के जीत जाना। सर, आप निष्पक्ष जो चुनाव होना चाहिए, सबके लिए बराबर सब कुछ होना चाहिए। ये बराबर तो किए ही नहीं कुछ भी। ये पैसे बांट के, पैसे दे करके, किसी को कुछ भिजवा तो करके, और कोई भी जीते, पैसे बांट के कोई भी पार्टी जीती है। निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं। हम जब गए हैं तो हमारा मोबाइल बाहर जमा कर लिया गया है, और हमारे सामने बीजेपी के लोग बात कर रहे थे अंदर, जहाँ वोट गिनती हो रहा है वहाँ पे चुनाव। आप सीसीटीवी चेक करवाइए ना, हीरालाल भी वहाँ खड़ा है और बीजेपी वाले भी वहाँ खड़ा है। अच्छा, बैठ के बात कर रहे हैं हमारे सामने मोबाइल पे। मुझे तो फोटो खींचने के लिए मोबाइल ही नहीं था। वो लोग बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बड़ी बड़ी पार्टी को कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ इतना भेदभाव किया जाता है। तो वोट के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो आगे क्या करेंगे? अभी आपको सिस्टम नहीं सही लगा तो आगे क्या करेंगे? कोशिश, लोगों के बीच में आए थे आप, तो लोगों से वादा भी किया आपने, तो उस वादे पे खड़े वादा किए, लेकिन ये लोग ना पब्लिक को गुमराह कर दिए। पैसा दे करके खरीद लिए लोगों को। और हमारे यहाँ की एक चीज है कि अगर पब्लिक को कोई पैसा देता है तो वो उस हिसाब का काम करेगा। और जब पैसा लेके खरीद लिया तो इसको जीतना हम थोड़ा ना कहेंगे। तो चुनाव आयोग की कहाँ से आ गई बात इसके अंदर में? चुनाव आयोग को सब कुछ पता है कि पैसा बट रहा है। जब आचार संहिता लगता है, अगर पैसा घर घर बट रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रही थी? हमारे जो पुलिसकर्मी है ये क्या कर रही थी? तो मैं तो चुनाव आयोग को घेरूंगा। अगर हमारी रिक्शा घूम रहा है, परमिशन दिखा रहा है, उनका कितना रिक्शा का परमिशन था? मैं तो देखा हूँ कि बिना नंबर वाला भी रिक्शा घूम रहा है उनका। चलो, आपने ग्राउंड पे देखा ये सब चीजें? मैं देखा हूँ। और ये देखिए ना कि पैसे दे करके तब ये जीता गया है इलेक्शन। कोई साफ सुथरा इलेक्शन भी नहीं हुआ है। मोबाइल अंदर उनका था। अगर मोबाइल जा सकता है तो ईवीएम में हो सकता है। और कोई बात सर? और क्या बात कहूंगा, यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं दिल्ली में। ये तो सब पैसे के बदौलत। आगे क्या बोला? अगर मोबाइल जा सकता है बीजेपी का, तो बीजेपी ईवीएम भी हैक कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल कर सकता है। तो वोटिंग होगी कैसे, ये तो बताइए आप। ये इतने पावर में लोग बैठे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, ये लोग बताएंगे ना कि कैसे होगा चुनाव, कैसे होना चाहिए आपकी? साफ सुथरी, सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए। जो चीज मेरे लिए लागू हो रहा है, यही चीज दूसरे लोगों के लिए भी लागू होना चाहिए कि कोई पैसा नहीं बांटना है कहीं। अब बताइए, एक एक ट्रक मंगवा के झंडा, यहाँ हर घर पे 10-10 झंडा लग रहा है। क्या पैसा कम लगता है इस चुनाव में? ये लोग पैसा कहाँ से ला रहे हैं? और काम क्या करेंगे ये लोग? सब कुछ ये लोग बरगला रहे हैं पब्लिक को, और ये लोग हैक करके जीता गया है। ये कोई चुनाव ही ठीक से नहीं हुआ है, और ये लोग मनमानी करके तब जीते हैं ये लोग। ठीक, ओके, धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या कुछ लगता है मैडम, बताइए। देखिए, लगता तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति झूठ, फूट और लूट पर आधारित है। चुनाव कहीं का भी हो, चाहे संसद के चुनाव रहे, चाहे अलग अलग राज्यों के चुनाव रहे, परिणाम सब में एक जैसे ही है। क्या ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो हार रही हैं, कांग्रेस हार रही है, आम आदमी हार रही है, या एसपी, बीएसपी या दूसरी पार्टियां जो हार रही हैं, इनका दावा है कि हमें बेईमानी से हराया गया है? हम मानते हैं बेईमानी से हराया गया है, क्योंकि राज पूंजी कर रही है, जनता का मत राज नहीं कर रहा है। आज पूरे विश्व में
पूंजी राज कर रही है, ये पूंजीवाद का युग है, ये हर एक को पता होना चाहिए। और चुनाव एक खेल है, वो पूंजीपतियों को अपने जब नौकर बदलने होते हैं, राहुल को बदलकर या मनमोहन सिंह को बदलकर जब मोदी लाना था तो ला दिया, 10 साल उसने राज किया, फिर बोले भाई अभी तो अगर ये चला गया तो हम जेल चले जाएंगे अडानी जैसे, तो फिर से मोदी को ला दिया। अब यही बात दिल्ली के चुनाव की है, यही बात दिल्ली में जिस तरीके से घोटालों के द्वारा ये सरकारें चल रही है, जिस तरीके से जन समस्याओं की अनदेखी करके, सेवक ये पूंजीपतियों के हैं, जनता के सेवक किसी रूप में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जनता का भय इन्हें है ही नहीं। आज़ादी आंदोलन से लेके आज तक क्या जनता के मत से कोई जीता है? नहीं। पैसे से जीता है, पावर से जीता है, प्रशासनिक पावर, पैसा और धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और अमीरी गरीबी का भेद, यही चुनाव का मुख्य मुद्दा रहा है। हमारी लड़ाई चुनाव की लड़ाई है ही नहीं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी चुनावी राजनीति को राजनीति समझती ही नहीं है। जन आंदोलन की राजनीति जिसने देश को आज़ाद कराया, जिसने समाज में जातिवाद को खत्म किया, वो क्या चुनाव के जरिए हुआ? जो खत्म अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ है, क्योंकि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ऐसे ही अनेकों हजारों लोग जिन्होंने जाने कुर्बान की, जिन्होंने अपमान सहे, वो आंदोलन में थे, तभी जाके आज हम सब बराबर बैठ पा रहे हैं। और आगे जो होगा वो आंदोलन से ही होगा। चुनावी राजनीति किसी का कुछ नहीं करेगी। और जब तक जनता को शिक्षित हम समानता के आधार पर नहीं करेंगे, जब तक हम ये कहेंगे भाई मैं फलानी जात का हूँ मुझे वोट दे, जब तक हम ये कहेंगे कि मैं फलाना हूँ मुझे वोट दे, मैं हिंदू मेरे हिंदू वोट, मेरे मुसलमान मुसलमान वोट, मैं दलित मेरे दलित वोट, नहीं। दो ही वर्ग हैं, दो ही जातियां हैं, दो ही वर्ग है। एक है मुट्ठी भर 1% वो लोग जो जनता का गला काट के चुनावी पूरी मशीनरी को कब्जे में किए हुए हैं। चाहे ये मेरे भाई दर्द बयां करे, चाहे मैं दर्द बयां करूं, कोई आंसुओं का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों डरेंगे वो हमारे दर्द से? कितने एप्लीकेशन लगा लीजिए, कितने ही दुहाई दे लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। होगा तो जनता की एकजुटता से, जन आंदोलनों से। क्यों नहीं ये बड़ी बड़ी पार्टियां जन आंदोलन, भयभीत है ये, जन आंदोलन नहीं करेंगी ये पार्टियां? क्यों नहीं जनता के बीच में जाकर कहती मुझे मेरा वोटर, मेरे वोटर थे, 1 लाख वोटर थे महेंद्र यादव के, क्यों नहीं सड़क पर उतरा कि बेईमानी से जीता है पंकज? नहीं है हिम्मत, क्योंकि ये भी उनके सेवक है, पूंजी के सेवक। शराब और पैसा इन्होंने भी बांटा, इनको भी ये भय है कि कभी कभी तुम्हारी पोल ना खुल जाए। हमें भय नहीं है, इन सारे भाइयों को भय नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास पैसा था और ना ही हम शराब बांटने और पैसे में विश्वास रखते हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, और अगर हम हारते हैं तो हम नहीं हारते हैं, ये जनता हारती है, जीतती है केवल पूंजी, केवल पूंजी जीत रही है। भाई कह रहे हैं कि ईवीएम फलाना ढिकाना चुनाव आयोग, नहीं, एक ही चीज है, वो है पूंजी, पूंजी का राज। वो पूंजी चुनाव आयोग के मत्थे मार दी जाती है, वही पूंजी उनको ये जो पूरी मशीनरी है इसमें कामयाब रहती है, वही पूंजी जनता को शराब पिलाने और नोट बांटने में काम आती है। वो पूंजी कहाँ से आती है? हमारी और आपकी पसीने की मेहनत की कमाई का एक एक पैसा। ये देश 48% टैक्स दे रहा है, और 48% टैक्स देने वाली जनता आज गड्ढों वाली सड़क और कचरे के ढेर और पानी के लिए जहर पी रही है, और हवा में जहर घूम रहा है। ऐश कौन कर रहा है? विदेशों में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। किसकी मौज हो रही है? इन पूंजीपतियों की मौज हो रही है। तो पूंजी का राज खत्म करने के लिए दो ही तरह की बात है, एक है धनबल और एक है जनबल। इस दुनिया में जितने परिवर्तन हुए हैं जनता ने किए हैं, ना चुनाव ने किए, ना सत्ता ने किए, और ना ही किसी प्रशासन ने किए हैं, क्योंकि जो मलाई खाता है वो हमेशा सत्ता के साथ चिपका रहता है। ये कभी कुंभ में मरवा रहे हैं 30,000 लोगों को, कभी ये कोरोना के नाम पे मरवा के मिट्टी में दबा रहे हैं लोगों को। अरे शर्म से डूब मरो, शर्म नहीं आती है तुमको वोट मांगते हुए? हैं? जनता को कह रहे हो कि आओ कुंभ नहाओ, 140 साल बाद आ रहा है, और वहां पर कह रहे हो कि मत आओ, अब यहाँ बहुत लोग हैं मर रहे हैं। क्या व्यवस्था है तुम्हारी? 10,000 करोड़ किस बात का खर्चा तुमने टैक्स पेयर का? उस 10,000 करोड़ में जनता के लिए स्कूल क्यों नहीं बनवाए, कॉलेज क्यों नहीं बनवाए? जनता के लिए तुमने रोजगार पैदा क्यों नहीं किए? तो भाइयों और मेरी बहनों, में सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, जन आंदोलन के लिए गली गली घर घर में जाइए। चुनाव खत्म नहीं हुआ है,
आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इन लुटेरों की राजनीति खत्म हो जाएगी 5 साल बाद, बरसाती मेंढक फिर निकलेंगे। लेकिन जनता इंतजार कर रही है। आप जाइए ना उनके दर्द जानने के लिए। हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। देश की 80% आबादी बेरोजगार है। जाइए ना उनके घर में 300 रुपए का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। जाइए ना उनके घर में, उनके घरों में चूल्हे जलाने के लिए पैसे नहीं है। अगर एक दिन मार्केट में उसने रेडी नहीं लगाई तो शाम को उसके घर में दूध नहीं पिएगा बच्चा। ये दर्द कौन बांटेगा? ये दर्द आप और हम बांटेंगे। तो साथियों, इस राजनीति में हमें जन आंदोलन की राजनीति, अभी तो और ये जो जीते हैं ना, ये पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में, ये नहीं जीते इनकी पूंजीपतियों की वो जो मोहरे है ना, उनको जिताया गया है। क्योंकि अभी काले कानून और लागू करने इन्होंने, किसानों के गले काटने हैं इन्होंने, मजदूर के गले काटने इन्होंने, जनता को बंधुआ मजदूर बनाकर केवल 5000 साल पुरानी व्यवस्था लानी है कि कपड़े लो, रोटी लो और काम करो, कोई हक मत मांगो, ठोकर मारेंगे जब मन आएगा मार के फेंक देंगे। ये उस समय तो एक वर्ग को ही था, अब ये सारे वर्ग, जितनी भी जनता है, 80-85% या खुद ही कह रहे हैं हम अनाज बांट रहे हैं 80%, 80 करोड़ जनता को। ये 90 क्या 98% जनता को भीख मांगने पर नहीं अगर काबिज कर दें, अगर हम यूं ही चुनावी राजनीति का ढोल पीटते रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, नहीं हुआ अन्याय तो इस जनता के साथ हो रहा है। अंधी तो जनता को बना रखा है, धर्मांधता पे, जातिवाद पे, है अमीरी गरीबी के चक्रव्यूह में। उनको रोटी के सिवाय, जैसे एक जानवर की इंस्टिंक्ट होती है ना, सुबह उठता है आज रोटी कहाँ मिलेगी, वो दुम हिलाता हिलाता रोटी की तरफ जाता है। रात को फिर जो रोटी मिल जाती है खा के सो जाता है, सुबह फिर रोटी के लिए निकलता है। आज जनता को इन्होंने एनिमल इंस्टिंक्ट पे ला दिया है। जानवर से ज्यादा इन्होंने जनता को छोड़ा नहीं है। हमारा कर्तव्य है, हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी पूरे देश में जन आंदोलन की राजनीति करती है, करोड़ों लोगों को खड़ा करने का काम कर रही है। चाहे वो नया बिजली कानून अभी आने वाला है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, घरों में प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को इन्होंने बर्बाद कर दिया, 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए, किसी को नहीं पता है। हम लोग रो रहे हैं कि हमारे साथ बेईमाना हो रहा है, जनता के साथ है 140 करोड़ जनता के साथ बेईमाना हो रहा, धोखा हो रहा। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई क्या जनता लड़ने लायक छोड़ी है? इन्होंने जानवर बना दिया इंसानों को, है कुंभ में जाके मार दिया है कि अच्छा है कुछ आबादी कम हो जाए। वहां पे 30,000 लोग मर गए, बता रहे केवल 30 जाने गई है। दबाया जा रहा है वहां मिट्टी में, गंगा में बहा दिया गया है। आंसू आते हैं ये बात करते हुए मुझे, मैं शौक से नहीं बोल रही हूँ, मुझे आंसू आ रहे हैं। और मेरे घरों में काम करने वाली महिलाएं कहती है कुंभ जाऊंगी, पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, कुंभ में स्नान, मैं मरने चली जा तू। तेरा कुंभ ही ना है जो तू रोज सबके झूठे बर्तन मांजने जाती है, ये तेरा कुंभ नहीं है क्या? ये गरीब आदमी सबसे ज्यादा कुंभ स्नान रोज सुबह सुबह कर लेता है? तू कह रही है मैं कुंभ में जाऊंगी। गरीब आदमी सबसे बड़ा कुंभ का स्नान करता है, रोज सुबह गंदगी साफ करता है, कहीं कचरा उठाता है, कहीं लैट्रिन साफ करता है, कहीं वो झूठे बर्तन साफ करता है। और वो अमीर जिनको हवा में सांस लेने में भी दिक्कत होती है, वो घरों में भी एयर प्योरीफायर लगा के दरवाजे खिड़की बंद करके पड़े रहते हैं। उन दुष्टों को कुंभ की जरूरत है। इस 80-90 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता को कुंभ की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो बर्बादी करी देश की, उस बर्बादी से बचाने का एकमात्र रास्ता है जन आंदोलन। और मैं अपने भाइयों से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, ये इतना अच्छा अवसर आप लोगों ने मुझे दिया मेरे दर्द को बयां करने का, और मैं चाहूंगी हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जन कमेटियां बनाइए, जन कमेटियां बनाइए और जन कमेटियों के जरिए जनता को एकजुट करिए। शिक्षा के लिए लड़ना सिखाइए, रोजगार के लिए लड़ना सिखाइए, महंगाई के खिलाफ लड़ना सिखाइए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ना सिखाइए, बिजली के नए कानून के खिलाफ एकजुट करिए। अलग अलग कमेटियां बनाइए और हर एक बंदा घर में ना बैठे। 5 साल बाद फिर चुनाव, या 2027 में फिर एमसीडी के चुनाव आ रहे, एक वार्ड में कम से कम महिलाओं की अलग कमेटियां हो, बिजली आंदोलन के लिए अलग कमेटियां हो, शिक्षा की अलग कमेटियां हो। ये सारी कमेटियां फिर हर हफ्ते, ये मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, कृष्णा ठाकुर भाई साहब ने, और अनीता जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और मेरे इन सब भाइयों को, उमेश जी को, और सारे जितने भी भाई हैं, ये बहुत अच्छा अवसर मुझे दिया मेरा दर्द बयां करने का। क्योंकि कुंभ की घटनाएं देख देख के आप देख रहे हैं मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जानों की बलि चढ़ाई है इन दुष्टों ने। आप देख रहे हैं किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, 30-30 घंटे जाम में लोग फंसे हुए हैं। किस बात का 30,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ इन्होंने कुंभ पर खर्चा है? इससे अच्छा तो तुम कह देते अपने नदी गंदे नालों में डुबकी लगा लो, वहां पर गंदगी में जाकर ये लोग मर रहे हैं। तो साथियों,
क्षमा करना, मैं भावुक हो गई क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, देश के हालात ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम सबको सड़क पर आना ही पड़ेगा, चाहे कोई पंकज बने, संकज बने, महेंद्र यादव बने, कोई बने, लेकिन जनता की मुक्ति नहीं है। जनता की मुक्ति खुद की लड़ाई लड़ने में है। खुद लड़िए, बाहर निकलिए घरों से, इनके टुकड़ों पर मत पलिए। शराब और पैसे लेके वोट लेकर आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। लड़िए और लड़कर अपने अधिकार प्राप्त कीजिए। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद बहुत बहुत। साथियों, आपने एनएसएस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि ना अलग अलग प्रत्याशी जो है यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखने के लिए आए थे। तो मैं इन सभी प्रत्याशियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारे चैनल में आने के लिए बहुत खुशी है कि आपने अपने पक्ष भी रखे और मैडम भावुक हो गई अपनी बातों को रखने के लिए। देखा कि किस तरीके से भावुक हो गई थी। तो आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, ईवीएम को लेकर और जो देश में जो हो रहा है उस सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।